गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कंचन गोयल। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स का डेली लेसन प्लान। इस लेसन प्लान के जो उद्देश्य हैं वो मैं लास्ट के 2 वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब उद्देश्य के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं दैनिक पाठ योजना के, वो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो स्टेप है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। मतलब टीचिंग करते हुए जो चीज़ों की एक टीचर को ज़रूरत पड़ती है, जैसे चॉक है, डस्टर है, पॉइंटर है, लपेट फलक है, कोई आप चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, मॉडल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, या कोई रियल ऑब्जेक्ट है आपके पास, जो भी चीज़ें आपके शिक्षण में प्रयोग हो रही हैं, उसमें हेल्प कर रही हैं, वो सारी सामग्री क्या होती है? शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें आप इस स्टेप में लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री में चॉक, डस्टर, पॉइंटर, लपेट फलक, चार्ट। जैसे मान लो इस लेसन में मैं चार्ट का यूज़ कर रही हूँ तो मैंने चार्ट लिखा है, आप मॉडल का यूज़ कर रहे हो तो मॉडल लिख सकते हो, आप किसी रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हो तो आप वो भी लिख सकते हो। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधियाँ हमने बहुत सारी डिस्कस की हैं। गणित की जो शिक्षण विधियां हैं, प्रश्नोत्तर विधि है, प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है। तो जो भी मेथड आप, जैसे मान लो आप चार्ट मॉडल का यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी प्रदर्शन विधि हो गई। और प्रश्नोत्तर तो हमेशा ही चलते हैं, टीचर प्रश्न पूछता है, स्टूडेंट आंसर करता है, या स्टूडेंट प्रश्न पूछता है और टीचर आंसर करता है। तो ये वाली विधि, अगर मैं इसकी जगह पे मैं कोई आपसे प्रोजेक्ट बनवाती हूँ तो मैं आप यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड लिख सकती हूँ। अगर मैं कोई हम खोज विधि का करते हैं तो आप हेरिस्टिक मेथड लिख सकते हैं। तो जो भी विधि आप अपने लेसन को पढ़ाते हुए यूज़ कर रहे हैं, आप उन विधियों को लिखेंगे। तो यहाँ पर शिक्षण विधि में मैंने 2 विधियाँ ली हैं, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। उसके बाद नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ लेसन प्लान, दैट इज पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। सबसे पहले हमें ये सेट करना होता है कि पूर्व ज्ञान क्या है। जैसे मान लो मुझे आज पढ़ाना है व्रत की परिधि, तो व्रत की परिधि पढ़ाने से पहले बच्चे को कौन सा ज्ञान होना चाहिए, किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब मुझे पता है कि व्रत की परिधि को पढ़ाते हुए मुझे उनको बच्चों को पता होना चाहिए त्रिज्या का, व्यास का, केंद्र का, वो व्रत को पहचानते हों। तो मेरा जो पूर्व ज्ञान है, व्रत की परिधि को पढ़ाने से पूर्व उनको किस बात की जानकारी होनी चाहिए। मान लो मैं पढ़ा रही हूँ व्रत की परिधि और बच्चों को व्रत का ही ज्ञान नहीं है, तो व्रत की परिधि कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हमें पूर्व ज्ञान सेट करना होता है। पूर्व ज्ञान सेट करते ही उसी पूर्व ज्ञान में से हमारे प्रस्तावना प्रश्न बनते हैं। तो पूर्व ज्ञान मैंने व्रत की परिधि के लिए देखो किस तरह से सेट किया है। छात्र व्रत की त्रिज्या, व्यास व पाई के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो मतलब मेरे छात्र हैं जो वो त्रिज्या के बारे में जानते हैं, व्यास के बारे में जानते हैं और पाई के बारे में जानते हैं। तो पूर्व ज्ञान जितने अच्छे तरीके से आप सेट करेंगे, जैसे मान लो मैंने आज व्रत की परिधि पढ़ा दी, कल मुझे मान लो व्रत का क्षेत्रफल पढ़ाना है, ठीक है, तो व्रत का क्षेत्रफल पढ़ाने से पहले वो व्रत की परिधि के बारे में जानते हैं, तो उनका पूर्व ज्ञान क्या हो जाएगा? व्रत की परिधि का सूत्र पता है उनको, वो व्रत की परिधि के बारे में जानते हैं, तो प्रस्तावना प्रश्न उसमें से बन जाएंगे आपके। तो इसके बाद आता है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब आपको छात्रों के सामने क्या रखना है? प्रस्ताव रखना है। अब क्योंकि देखो मेरे गणित पढ़ाने से पहले कोई हिंदी पढ़ा चुका है, कोई संस्कृत पढ़ा चुका है, तो बच्चे का दिमाग उसी में होता है। आपका जो मेन काम है वो यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो आपका लिखने का काम है, कॉपी में लिखने वाले स्टेप्स हैं ये। तो उद्देश्य लिख लिए, शिक्षण सहायक सामग्री लिख ली, पूर्व ज्ञान लिख लिया, ये सब टीचर के लिए है, इससे स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है। ये हमारी प्लानिंग है जो एक दिन पहले हम कर रहे हैं, जो इमेजिन कर रहे हैं कि कल मेरी कक्षा में इस लेसन को पढ़ाते हुए ये चीज़ें होंगी। तो ये मेरी इमेजिनेशन है, दैट इज मिरर इमेज ऑफ योर इमेजिनेशन। मतलब आप पहले से सोच रहे हैं कि हाँ मैं इस तरह से प्रश्न पूछूंगा, बच्चे इस तरह से आंसर करेंगे और फिर मैं बोर्ड पर इस तरह से लिखूंगा। तो इस तरह से ये चलता है। तो इसमें जो प्रस्तावना है, अब हमें क्या करना है, बच्चों को उन सब्जेक्ट से, मान लो मेरे पीरियड से पहले हिंदी वाले मैम पढ़ा के गई हैं, तो मुझे हिंदी से अब उनका ध्यान हटाना है। कैसे हटाएंगे? छोटे छोटे इजी वाले प्रश्नों से, छोटे छोटे स्टेप्स के माध्यम से मैं अब उनको कहाँ पर लेके आऊँगी? व्रत तक लेके आऊँगी।
लेकिन प्रश्न कैसे पूछने हैं, बहुत इजी होने चाहिए, लैंग्वेज बहुत इजी होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूर्व ज्ञान में से होने चाहिए, मतलब उनको जो उनका प्रीवियस नॉलेज है। तो देखिए मैंने प्रश्न किस तरह से बनाए हैं। देखिए मैंने पहले लिखा है कि वृत्त की त्रिज्या, व्यास और पाई के बारे में वो सब जानते हैं, तो वृत्त को वो पहचानते हैं। तो श्यामपट्ट पर वृत्त बनाकर प्रश्न पूछते हुए, देखिए ये इमेजिन कर रहा है टीचर और वो साथ ही साथ लिख रहा है, उसने इमेजिन किया है कि मैं क्या करूँगा, श्यामपट्ट पर एक वृत्त बनाऊंगा और फिर प्रश्न पूछूंगा। तो मतलब जो लेसन प्लान है आपका बिल्कुल मिरर इमेज की तरह चलता है, जो आप इमेजिन कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वही चीज़ें आप यहाँ पर लिखते हो। तो श्यामपट्ट पर वृत्त बनाकर प्रश्न पूछते हुए, ये देखिए इसको प्रस्तावना में हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्या क्या क्रियाएं कर रहा है। उसके बाद स्टूडेंट रिस्पॉन्स, मतलब छात्र क्रिया कि स्टूडेंट उसका क्या रिस्पॉन्स देंगे, और फिर उसके साथ श्यामपट्ट सार, है ना, श्यामपट्ट पर क्या क्या कार्य हो रहा है। अब उस सबसे पहले मैंने पूछा यह कौन सी ज्यामितीय आकृति है। कैसे पूछा, श्यामपट्ट पर वृत्त बनाकर। मैंने श्यामपट्ट पर एक वृत्त बनाया और साथ ही साथ प्रश्न पूछा कि यह कौन सी ज्यामितीय आकृति है। तो छात्र की क्रिया क्या है, वृत्त। उन्होंने क्या बोला, वृत्त। ये क्यों बोल पाए वो, क्योंकि वो इसके बारे में जानते हैं। मैंने ये प्रश्न किस में से बनाए हैं, उनके पूर्व ज्ञान में से बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र बिंदु का क्या नाम है। देखिए अगर हम इस तरह से क्रमबद्धता या तारतम्यता का ध्यान रखते हैं, जैसे मान लो मेरे एक स्टूडेंट ने आंसर किया वृत्त, अब मैंने उसके आंसर को यूज़ कर लिया वृत्त, तो उसको सेल्फ मोटिवेशन अपने आप, चाहे मैंने वेरी गुड कहा या नहीं कहा, गुड नहीं कहा या नहीं कहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने उनके कहे हुए शब्दों को अपने प्रश्न में यूज़ कर लिया है। तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि हम उस तारतम्यता और क्रमबद्धता को ना तोड़ें। तो वृत्त के केंद्र बिंदु का क्या नाम है, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है ओ, तो बच्चे ने आंसर दिया बिंदु ओ। उसके बाद वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया, मेंशन करते हुए पूछा वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, आर। तो बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है, त्रिज्या आर। वृत्त का व्यास कितना होगा, देखिए मैंने पहले ही लिख रखा है कि वो व्यास के बारे में जानते हैं, तो मतलब उनको रिलेशन पता है त्रिज्या और व्यास का क्या रिलेशन होता है। तो वृत्त का व्यास कितना होगा, छात्र ने क्या रिस्पॉन्स दिया, त्रिज्या का 2 गुना। देखिए अगर आप ये सारे उत्तर आप उनके साथ साथ में ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाते हैं तो उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो फील करते हैं जिस तरह से वो आंसर करते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, व्यास तक आ गया, अब वो वृत्त की परिधि से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में वो जानते नहीं है, वृत्त की परिधि के बारे में उन्होंने सुना नहीं है, तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा हो सकता है कोई बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर कर भी दे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, तो वो उसके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। जैसे ही वो समस्यात्मक होता है वैसे ही हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप, जैसे हम कहते हैं ना कि लोहा गर्म है अब हथौड़ा मार दो। अब देखो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से मैंने उसको प्रीवियस पीरियड से अपने वृत्त तक ले आई हूँ, क्योंकि ये सारे प्रश्नों के आंसर उनको पता थे। जब अगर हम टफ क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो वो एक डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं मुझे नहीं आता, यह तो टॉपिक ही बड़ा टफ है। लेकिन आप अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएंगे जो उनको आते हैं तो वो आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे और आपके टॉपिक के साथ जुड़ जाएंगे। तो उसी तरह जब आप ये बोलेंगे वृत्त की परिधि से आप क्या समझते हैं और वो अपने आप को इसका आंसर देने में असमर्थ पाएंगे, तभी आप उद्देश्य कथन बोलेंगे। विद्यार्थियों, आज हम वृत्त की परिधि से संबंधित सूत्र व इस प्रकरण पर आधारित सवालों को हल करेंगे। और यही बोलते हुए जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ऊपर ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करवाई थी, उसमें प्रकरण की जो जगह खाली छोड़ी थी हमने, वहाँ पर आप प्रकरण लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये कुछ स्टेप्स हैं प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है पाठ का विकास, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ तक छात्रों को कोई मतलब नहीं है
ये सिर्फ आपके लेसन प्लान जो आप कॉपी में लिखते हैं उसके लिए है। उसके बाद आपका जो मेन कार्य है वो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रस्तावना प्रश्नों से। और प्रस्तावना प्रश्न क्यों बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। सबसे पहले जितना आप पूर्व ज्ञान सेट करने में अपना टाइम लगाएंगे, जितना अच्छे से आप पूर्व ज्ञान को सेट करेंगे, उतने अच्छे से ही आपके प्रस्तावना प्रश्न निकल कर आएंगे और बच्चे आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाठ का विकास। थैंक यू सो मच। यस, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको लेसन प्लान बनाने में अलग अलग प्रकरणों पे आप लेसन बनाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।